ईरानी नौसेना खत्म हो गई है। 20 से ज़्यादा जहाज तबाह हो चुके हैं। अब अरब सागर, होर्मुज की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी ईरानी जहाज नहीं बचा है। उनका एकमात्र विमान वाहक पोत, वो भी अब समुद्र की गहराई में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक अमेरिकी पनडुब्बी ने तारपीडो से दुश्मन का युद्धपोत डुबोया, वो भी आज सुबह। मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान का एक युद्धपोत जिसका नाम सोलेमानी है, जो ईरान के सबसे आधुनिक विध्वंसकों में से एक है, वो मध्य पूर्व के आसपास कहीं नहीं था। ये श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में था। दरअसल सिर्फ 1 महीने पहले इस जहाज ने एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। मध्य पूर्व की स्थिति देखकर उसने ईरानी बंदरगाहों पर न लौटने का फैसला किया। इसका मानना था कि हिंद महासागर में हलचल से दूर यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह गलत था। आज सुबह एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इसका पीछा कर हमला किया। अब जहाज हिंद महासागर में डूब रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिकी नौसेना ने वास्तव में हमले का वीडियो जारी किया है। हम देख सकते हैं कि एक मार्क 48 टॉर्पीडो और उसका 650 पाउंड का वॉरहेड ईरानी फ्रिगेट के नीचे फट रहा है। तो जरा देखिए, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब टॉर्पीडो से जहाज डुबोया गया है। लेकिन ईरान के लिए यह अकेली बुरी खबर नहीं थी, शायद सबसे बुरी खबर भी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि ईरान किन परेशानियों से गुजर रहा है, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दें। इससे आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन यह एल्गोरिदम में मेरी मदद करता है, क्योंकि YouTube को युद्ध जैसे विषय पसंद नहीं है, खासकर पनडुब्बियों के युद्धपोत डुबोने जैसे, क्योंकि यह हिंसक होता है। फिर भी मुझे ये बातें साझा करना अच्छा लगता है। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे खबरें पहुंचाने में मदद करता है। अब वापस खबरों पर आते हैं। कल हमारे पास एडमिरल ब्रैड कूपर US सेंट्रल कमांड के कमांडर थे, जो ईरानी नौसेना से जुड़ी घटना बता रहे थे। संक्षेप में कहूँ तो अब वह बची ही नहीं है। यहाँ एडमिरल कूपर खुद विस्तार से बता रहे हैं। हम ईरानी नौसेना को भी डुबो रहे हैं, पूरी नौसेना को। अब तक हमने 17 ईरानी जहाज, जिसमें सबसे सक्रिय पनडुब्बी भी है, नष्ट कर दिए हैं, जिसकी एक तरफ छेद है। ईरानी शासन ने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी को परेशान किया है। आज अरब की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमद या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज चल नहीं रहा है, और हम रुकेंगे नहीं। हम गतिशील लक्ष्यीकरण अभियान जारी रखेंगे। हम ईरान के आखिरी बचे हुए मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का शिकार कर रहे हैं, ताकि मैं जिसे उनकी बची खुची लॉन्च क्षमता कहूंगा, उसे खत्म किया जा सके। ज्यादातर जहाज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में ही नष्ट हो गए, इजराइल द्वारा खामनेई की हत्या के ठीक बाद। ईरान की नौसैनिक क्षमता खत्म करना पहली प्राथमिकता थी। सेंटकॉम ने नौसेना पर दागी गई टॉमहॉक मिसाइलों की फुटेज जारी की थी। देखें। इस युद्ध का मेरा पसंदीदा क्लिप है, जिसमें मध्य पूर्व का एक व्यापारी जहाज टॉमहॉक मिसाइलों को अपने ऊपर से ईरान की ओर जाते हुए रिकॉर्ड करता है। ये वाकई अविश्वसनीय है। तो देखिए। रिकार्डो, क्या यही रास्ता है? मैं जहाज पर हूँ, मैं जहाज पर हूँ। ड्रोन, ड्रोन। अब मुझे ऐसे आम लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए मिलिट्री क्लिप्स देखना अच्छा लगता है। इसी वजह से मुझे इन्हें ढूंढना और आपको दिखाना पसंद है। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इन्हें वीडियो में डालता रहूँगा। अब सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं। कुछ जहाज बंदरगाह छोड़ भी नहीं पाए, जैसे आइरिस मैक्रॉन। ये ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है, जो पहले ऑयल टैंकर था, बाद में फ्लोटिंग बेस बना। यहाँ सैटेलाइट इमेजरी में आप इसे सैन्य बंदरगाह में जलता देख सकते हैं। ये हिला भी नहीं और ये
अकेला जहाज नहीं था। लगता है इस बंदरगाह में ईरान का लगभग हर जहाज ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद जल रहा था। इस अपमान को छुपाने के लिए ईरान ने वही किया जो वह हमेशा करता है। उन्होंने झूठा दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर उसे डुबो दिया। ईरान ने दावा किया कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ने एयरक्राफ्ट तबाह किया, लेकिन इस झूठ को सेंट्रल कमांड ने उजागर किया। सेंट्रल कमांड ने इसका जवाब देते हुए कहा, ईरानी शासन की झूठी प्रचार मशीन लगातार यह झूठा दावा कर रही है कि उसने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया है। एकमात्र कैरियर जिसे निशाना बनाया गया है वो है शहीद बघेरी, एक ईरानी ड्रोन कैरियर जिसे अमेरिकी बलों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर निशाना बनाया था। ईरान के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ड्रोन कैरियर है, और जानते हैं क्या, ईरान को इसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ईरान इसके डूबने से पहले एक प्रोपोगेंडा वीडियो शूट करने में सक्षम रहा। यह है वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया। इसका आनंद ले, क्योंकि ईरानियों ने यह जहाज आखिरी बार पानी पर देखा। हम अब शहीद बघेरी ड्रोन कैरियर पर हैं। ये जासिम ड्रोन है। जासिम ड्रोन बहुत सुंदर है। देखिए कितने सुंदर हैं। हाँ, ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हमारा अपना डिजाइन है। कहर फाइटर जेट के डिजाइन से प्रेरित है। ये उड़ान संचालन का छोटा नमूना है। यह ड्रोन को पास से दिखाया गया है। ये M6 ड्रोन है या मुहाजर 6। अब आप देख सकते हैं कि रनवे की लंबाई 185 मीटर है। ड्रोन इस तरह उड़ान भरता है। ये ग्रेक्स ड्रोन लैंडिंग पर उसे रोकते हैं। ये एलिवेटर है। भगवान हमारे घरेलू विशेषज्ञों को आशीर्वाद दें। हम ड्रोन तकनीक में प्रभाव बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, ऑपरेशन शुरू होते ही अमेरिका ने इस विमान वाहक पोत को डुबो दिया जो अब फारस की खाड़ी में डूब रहा है। ये उस देश के लिए बड़ी क्षति है जिसके पास सिर्फ एक ड्रोन कैरियर है। आज सुबह युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे ऑपरेशन की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हैं। हमें इन ब्रीफिंग्स से कई दिलचस्प बातें पता चलती हैं, और आज हमें पता चला कि ईरानी वायुसेना और ईरानी नौसेना पूरी तरह से गायब हो गई है। देखिए, ईरान के वरिष्ठ नेता मर चुके हैं। तथाकथित शासकीय परिषद जो उत्तराधिकारी चुन सकती थी, अब या तो मर चुकी है, लापता है, या बंकरों में छुपी इतनी डरी हुई है कि एक ही कमरे में नहीं रह पा रही। वरिष्ठ जनरल, मध्य स्तर के अधिकारी और सैनिक वे ना तो बात कर सकते हैं और ना ही संपर्क कर सकते हैं। समन्वित और लगातार हमला करना तो दूर की बात है। ये मनोबल के लिए ठीक नहीं है। ईरानी वायुसेना अब नहीं रही। 1996 में बनाई गई, 2026 में नष्ट कर दी गई। ईरानी नौसेना फारस की खाड़ी के तल में समा गई है। लड़ाई में अक्षम, बुरी तरह से तबाह, नष्ट, पराजित। अपना विशेषण चुन लीजिए। दरअसल पिछली रात हमने उनका सबसे अहम जहाज सोलेमानी डुबो दिया। लगता है राष्ट्रपति ने उसे 2 बार ढेर किया। उनकी नौसेना कोई मायने नहीं रखती। अपना विशेषण चुन लीजिए, अब वो रही नहीं। दरअसल जनरल केन ने ऑपरेशनल अपडेट्स देते हुए एक नक्शा दिखाया कि अमेरिका और इजराइल ने जिम्मेदारियां कैसे बांटी। इजराइल पश्चिमी ईरान में सरकारी संस्थानों, पुलिस मुख्यालय, खुफिया केंद्रों और ROGC ठिकानों जैसे अहम लक्ष्यों पर ध्यान दे रहा है जो भविष्य के विरोध में महत्वपूर्ण होंगे। अमेरिका दक्षिणी ईरान में ड्रोन बेस, सैन्य ढांचे और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। जनरल केन द्वारा दी गई पूरी जानकारी पर एक नजर डालें। प्रारंभिक दिनों में अमेरिकी संयुक्त बलों ने दक्षिणी दिशा में बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं और एकीकृत वायु रक्षा क्षमताओं पर लगातार हमला किया और उन्हें कमज़ोर किया। उत्तरी दिशा में इजराइल और इजरायली वायुसेना मुख्य रूप से उत्तरी हिस्से में एकीकृत वायु रक्षा लक्ष्यों और साथ ही मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को निशाना बना रही है। समुद्र से USS फोर्ड ने यहां अपनी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा है, साथ ही उन बमवर्षक हमलों के साथ जिनका हमने इस ब्रीफिंग के शुरुआती दिनों में जिक्र किया था।
दक्षिणी दिशा में यूएसएस एब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ने तट के दक्षिण पूर्वी हिस्से से समुद्र के रास्ते दबाव बनाए रखा है और उसने पूरे जलडमरू मध्य और अरब की खाड़ी तक नौसैनिक क्षमता को लगातार कमज़ोर किया है, उस आकार और स्तर पर जो आवश्यक लक्ष्यों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि एडमिरल कूपर ने कल रात अपने वीडियो में कहा, हमने अब तक 2000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया है। हमने 20 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज़ों को नष्ट किया है, जिसमें उस क्षेत्र के बाहर का फ्रिगेट और एक पनडुब्बी भी शामिल है। और इस समय तक हमने ईरान की प्रमुख नौसैनिक मौजूदगी को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है उस क्षेत्र में। जैसा कि सचिव ने वीडियो दिखाया, 1945 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की एक फास्ट अटैक पनडुब्बी ने एक मार्क 48 टॉर्पीडो से दुश्मन के युद्धपोत को डुबो दिया, जिससे वो तुरंत समुद्र में समा गया। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये अमेरिका की वैश्विक पहुंच का अद्भुत प्रदर्शन है। बाहरी क्षेत्र में तैनात दुश्मन को खोजना और मार गिराना इतने बड़े पैमाने पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर सकता है। अब एक और दिलचस्प बात जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चली वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में ईरानी मिसाइल हमले और ड्रोन हमले काफी हद तक कम हो गए हैं। हर दिन लगता है कि ईरानी पहले से 20 से 30% कम ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग चक्रवृद्धि ब्याज के उल्टे प्रभाव जानते हैं समझ सकते हैं कि अगर ये रुझान जारी रहा तो जल्द ही ईरानी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। जनरल केन यहाँ विस्तृत डेटा साझा कर रहे हैं, सुनिए। आज सुबह तक यूएस सेंट्रल कमांड लगातार प्रगति कर रहा है। ईरान की थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों की फायरिंग पहले दिन की तुलना में 86% कम हो गई है और सिर्फ पिछले 24 घंटों में इसमें 23% की कमी आई है। और उनके वन वे अटैक ड्रोन की फायरिंग शुरुआती दिनों की तुलना में 73% कम हो गई है। इस प्रगति ने सेनेटकॉम को ईरानी तट के दक्षिणी हिस्से में स्थानीय वायु श्रेष्ठता स्थापित करने और उनकी रक्षा प्रणाली में ज़बरदस्त सटीकता और फायर पावर के साथ भेदने की अनुमति दी है। अब हम अंदरूनी इलाकों में विस्तार करना शुरू करेंगे, ईरानी क्षेत्र में और गहराई तक प्रहार करेंगे और अमेरिकी बलों के लिए अतिरिक्त गतिशीलता की स्वतंत्रता बनाएंगे। अब वही डेटा एक और आकर्षक तरीके से दिखाया गया है, मूल रूप से एक चार्ट के रूप में। आप देख सकते हैं कि पहले दिन ईरान ने लगभग 350 मिसाइलें दागी, दूसरे दिन ये घटकर 175 रह गई, तीसरे दिन 120 और चौथे दिन 150। ये स्पष्ट रूप से भारी गिरावटें हैं और रुझान साफ है। मैं एक थ्योरी साझा करना चाहता हूँ कि यह गिरावट जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इसे आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। ये थ्योरी ईरानी विश्लेषकों की है, तो ये ध्यान रखें, वे मानते हैं कि ईरान ने एक पैटर्न समझ लिया है। हर मिसाइल लॉन्च पर अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां तुरंत लॉन्चर्स का पता लगाकर ईरान के सुरक्षित करने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देती है। ईरान शायद मिसाइल लॉन्च रोक रहा है ताकि ड्रोन से निपट सके जो लॉन्चर्स को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वे अमेरिकी निगरानी को खत्म कर देंगे, वे पूरी क्षमता के साथ लॉन्च फिर से शुरू कर देंगे। अब मैं व्यक्तिगत रूप से इस सिद्धांत को नहीं मानता और मैं आपको बताता हूं क्यों। सोचिए जरा, अगर ईरान अमेरिकी और इजरायली बड़ी संख्या में विमानों को गिरा सकता तो अब तक कर चुका होता। हमने शायद 1-2 ड्रोन गिरते देखे हैं जिनमें से कुछ खराबी के कारण थे, लेकिन ईरानी क्षेत्र में अमेरिकी इजरायली बेरोकटोक उड़ते विमानों पर कोई बड़ा जवाब नहीं मिला है। ईरान पीछे नहीं हट रहा, बस कुछ कर नहीं सकता, यही मेरी राय है। नहीं लगता कि ईरान मिसाइलें बचा रहा है। ऐसा लगता है कि या तो उनके पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं या उससे भी ज्यादा अहम और संभवतः उनके पास लॉन्चर खत्म हो रहे हैं। अब नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और अगली वीडियो में मिलूंगा।